बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यूं कि तूं और कशीदगी ख़त्म नहीं हो रही, कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। उसकी वजह यह है कि सब के सब खौफज़दा हैं। किस चीज़ से खौफज़दा हैं? और वो खौफज़दा हैं कानून से, खौफज़दा हैं आइन से, आइन की बालादस्ती से, अदालतों से खौफज़दा हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो खौफज़दा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं अवाम। पाकिस्तान के अवाम से खौफज़दा हैं कि ये 25 करोड़ अवाम जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि नई जमात सब कुछ बना लिया और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। सूरत हाल कंट्रोल में लाने के लिए जितने भी जतन किए जा रहे हैं वो काबू में नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने एक खिताब किया है और उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें की हैं, उसकी तरफ भी आते हैं, क्योंकि कल का दिन यानी कि मंडे का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बल्कि आज का दिन, टाइम शुरू हो चुका है 12 बजे के बाद, आज का दिन शुरू हो चुका है। आज का दिन, सोमवार का दिन बहुत ही अहम है। उसकी वजह है कि 19-20 मुकदमात में आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अदालतों में हाज़िर होना है और खौफज़दा है। नून लीग भी खौफज़दा है और मौलाना भी खौफज़दा है। टांगें कांप रही हैं 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की, और नून लीग और मौलाना को एक और धड़का भी लगा हुआ है, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। क्योंकि जरदारी साहब के बारे में जो एक नाजेबा गुफ्तगू की गई, ख़ास तौर पे जो नाजेबा गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के बारे में जो नाजेबा गुफ्तगू की गई, इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किया गया उसमें, वो पीपल्स पार्टी तक पहुँच चुकी है। और जो इनकी किचन कैबिनेट होती है, जो इनकी फैमिली किचन कैबिनेट है, उसमें जो कुछ किया गया, और ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से, और जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो हम रिपीट नहीं कर सकते, वो पहुँच चुकी है। इसलिए इनको अंदाज़ा है, ये समझते हैं कि पावर कॉरिडोर्स में उन्हीं का राज है, और 3 पावर सेक्टर्स को अपने साथ मिला लेने से, 2 सेक्टर्स को मिला लेने से बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो फ़र्क है 30 और 70 का, ये इनके हक में चला जाएगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके हक में चला जाए, मुमकिन ही नहीं है। और इसलिए इनको ये ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त नज़र आ रही है। इमरान खान साहब ने उस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, लेकिन पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किया क्या है। रूस से तेल ख़रीदा, बहुत शादियाने बजाए गए कि हमने बहुत कामयाब मुआहदा किया है, एग्रीमेंट किया है, रूस से तेल खरीद लिया है, सस्ते दामों खरीदा है। पता चला वो तेल पहले गया इंडिया, इंडिया से आया दुबई, और दुबई से आया हमारे पास। और न सिर्फ ये, बल्कि जो रूस से तेल इंडिया गया और इंडिया से दुबई आया और दुबई से हमारे पास आया, दरमियान में 18-19 डॉलर का जो है फी बैरल, $19 का फी बैरल, वो एक गैप था। अब वो मिडल मैन के ज़रिए कहाँ गया, कैसे गया, किसकी पॉकेट में गया, ये अभी हल तलब है। अभी ये बातें हो ही रही थी तो रूस के जो वज़ीर तेल हैं, रूस के वज़ीर तेल, वज़ीर तवानाई, उन्होंने अमरीकी मीडिया में एक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने आलमी इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में थी, आलमी इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस के वज़ीर तवानाई निकोलाई ने ये कहा है कि पाकिस्तान को तेल की सप्लाई शुरू हो चुकी है, और इसकी मद में चीनी करेंसी युआन को बतौर अदायगी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की है। और फिर अगली जो बात है, वो अगली बात इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए तेल की कीमत में कोई खुसूसी रियायत नहीं की गई, पाकिस्तान को भी दीगर खरीदारों के बराबर कीमत में तेल दिया गया। तो ये एक और चीज़ आ गई कि हमें जनाब कोई खुसूसी रियायत नहीं मिली, बल्कि हमने भी तेल उसी तरीके से ख़रीदा, बल्कि उससे कोई 14 नहीं $19 फी बैरल ज़्यादा ख़रीदा। वहाँ से रूस से जब तेल चला तो वो 52 बैरल था, और जब हमारे पास पहुँचा तो वो 69 बैरल बताया जा रहा है। तो इसके दरमियान आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या है। फिर एक और ख़बर जो कि बहुत ही दिलचस्प है, वो भी ज़रा सुन लीजिए कि हमें कहाँ से चूना लगाया जा रहा है, और इनकी गवर्नेंस का हाल क्या है। सिर्फ स्टील मिल 16 सालों में हमने 18 अरब डॉलर अपनी पॉकेट से वहाँ पे खर्च किया है। स्टील मिल जो बंद पड़ी है कराची की, 18 अरब डॉलर का खसारा सिर्फ हमने बर्दाश्त किया है, और वो कहाँ से पैसा गया है, मेरा और आपका पैसा गया है, और 18 अरब डॉलर का। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितने, ये साबिका हुक्मरान हैं 16 सालों में
3 سال آپ نکال دیں عمران خان صاحب کے، باقی 13 سال جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے 5 سال، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو وہ پھر آ جاتا ہے آپ کا دور 10 سال انہی کا بنتے ہیں، 5 سال پیپلز پارٹی کے اور 5 سال ان کے، تو یہ اور 2 سال شوکت عزیز صاحب کے، تو ان 12-13 سالوں میں ہر سال $1 ارب سے زیادہ کا ہمیں خسارہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت کی، لیکن ان کو پھر بھی ان کی ہڈی میں چین نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، اور پھر ایک اور بھی خبر لے لیں، وہ ہے کہ برآمدات ترسیلات زر میں جو کمی ہوئی ہے ہماری، برآمدات ترسیلات زر میں کمی، وہ $7 ارب سے زائد کا ملک کو نقصان پہنچا ہے، $7 ارب سے زیادہ، اور یہ بھی ایک انہی کا 14 جماعتی حکمراں اتحاد کے 14 جماعتی حکمراں اتحاد کے 14 مہینوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے، $7 ارب یہ ہوا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن سمپل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اس 14 جماعتی حکمراں اتحاد پہ اب اعتماد نہیں رہا، بالکل کسی کو اعتماد نہیں رہا، اور اسی لیے ہمارا جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہمارے پروفیشنلز ہیں، نوجوان ہیں، وہ سارے کے سارے باہر جا رہے ہیں، اور صرف 2 سالوں میں 2 سالوں میں کہہ رہا ہوں، پچھلے 1 سال کے اندر 14 مہینوں میں 9 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ باہر جا چکا ہے، اور اس کے بعد یہ جو حادثہ ہوا ہے یونان کشتی میں، اس میں سینکڑوں پاکستانی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی بیرون ملک جا رہے تھے کیونکہ وہ پروفیشنل نہیں تھے، اور وہ ویزا جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا تھا، ورک ویزا نہیں مل سکتا تھا، وہ اسی طریقے سے چوری چھپے جا رہے تھے، اور ان کو جس کشتی میں وہ سوار تھے وہ بھی اس کی بیسمنٹ میں ان کو بٹھایا گیا تھا۔ تو یہ ایک عظیم الشان اور آسانیہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ کس طریقے سے پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک خوف و ہراس کا عالم ہے، اور خوف زدگی اس حد تک ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملنے آئے، جو گرفتار ہوئے 27 نوجوان، ان کو ضمانت پہ عدالتوں نے رہا کیا، اور رہائی کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملے، اور جب عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد واپس نکلے ہیں وہاں سے، تو وہ دوبارہ سے لاپتہ ہو گئے، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے ان کو مختلف ڈال دیا گیا ہے علاقوں میں، اور اس میں کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ یہ قصور کے تھے، لاہور تھے، گجرانوالا اور سرگودا سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے جیل سے رہائی کے بعد ان کا جرم ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ جو ظلم و ستم جیلوں میں ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، جو سیاسی قیدی ہزاروں گرفتار ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جیلوں میں، ان ظلم و ستم کا احوال بھی انہوں نے بتایا تھا، اور عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کا جرم یہ ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزیر جو ہیں ایڈوکیٹ عزیر کو گرفتار کیا گیا، سپریم کورٹ کے لاپتہ ہیں ان کے ڈرائیور سمیت، کیونکہ وہ ڈسکس کرنے آئے تھے، مشورہ کرنے آئے تھے فوجی عدالتوں کے خلاف پیٹیشن فائل کرنے کا، تو ان کو بھی وہ بھی مسنگ میں پرسن میں شامل ہیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال اس وقت ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حالات بڑے ہی پتلے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی اور نون لیگ کے بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اب کھل کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے فوجی عدالتوں کی کر دی ہے مخالفت، اور عمران خان صاحب کا مقدمہ چلانے کے بارے میں شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ کس جرم میں، کون سا جرم کیا انہوں نے، اور کیا الزامات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ فوجی عدالتیں تو نہیں ہیں اس وقت ملک میں، تو کیوں پھر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے مقدمے کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا، جو ان کا ٹرائل کیا گیا تھا 99 میں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، نواز شریف صاحب کا، ان کا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ایک FIR انگلش میں درج کی گئی تھی، اور وہ بھی ایک فوجی افسر کے کہنے پہ، اور فوجی افسر اس میں ایک کمپلیننٹ تھے، اور وہ انہوں نے اس کا حال بتایا کہ جب وہ آئے اوپن کورٹ میں، جب معاملہ آیا اور اس میں سزائیں دینے کی بات کی، تو پتہ چلا کہ ان کو وقوع کا ہی نہیں پتہ کہ وقوع کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، اور اس وقت وہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اور مجھے تو یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے ہو گیا، لہٰذا میں نے یہ FIR درج کروائی ہے۔ تو اس کا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اس میں بھی یہ کیونکہ طے ہو چکا تھا پہلے سے سزا دینی ہے، اس لیے اس میں کوئی نہیں ہے، تو فوجی عدالتوں میں انہوں نے کہا کہ سزا سنائی جاتی ہے، وہاں پہ مقدمہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ مخالفت کر دی ہے انہوں نے۔ اسی لیے شاید کیونکہ شریف فیملی کا تو پورے کا پورا ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا بلاول ہوں، کوئی بھی ہو،
वो कहते हैं कि भुट्टो बनाना है भुट्टो बना दें, शेख मुजीब बनाना है शेख मुजीब बना दें, और कुछ भी बनाना है बना दें, लेकिन ये पत्ता साफ करें जी इमरान खान का। बस हमें इक़्तिदार चाहिए, हमें पंजाब चाहिए, तख्त लाहौर चाहिए, मरकज़ में हुकूमत चाहिए, बाकी खैबर पख्तूनख्वा मौलाना साहब को चाहिए, तो ये हमें चाहिए। बाकी जो आप मर्ज़ी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें कहेंगे 2 जूते लगाने, हम 10 जूते लगाएंगे। आप कहेंगे 2 मुकदमे दर्ज करवाने, हम 100 मुकदमे दर्ज करवाएंगे। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब ऐसा नहीं होगा और इस तरीके से नहीं चलेगा। फ़ौजी अदालतों की भरपूर किस्म की मुखालफत हो रही है और इसीलिए अभी तक जो चीज़ें हैं वो फंसी हुई हैं। अब फ़ौजी अदालतों का मसला, उसके बाद फ़ौजी अदालतों के ज़रिए समरी ट्रायल इसको कहते हैं ना, डे टू डे बेसिस पे फ़ौरन लिखा जाएगा, सज़ा सुना दी जाएगी। बहरहाल ये एक मैच जारी है। आने वाला हफ्ता आज से जो शुरू हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी जाएगी। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और इमरान खान साहब ये एप्लीकेशन देंगे और अच्छा सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अब और सुप्रीम कोर्ट पूरी का इस वक्त इम्तहान शुरू होगा इस हफ्ते में कि वो फौजी अदालतों के बारे में, आर्मी एक्ट के बारे में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में, सिविलियन को ट्रायल करने के बारे में वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। बहरहाल इसीलिए इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह तौर पे खिताब किया। उन्होंने कहा है कि 3-4 बातें बड़े वो रिपीटेडली वो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप पार्टी छोड़ दें। वो कहते हैं मैं पार्टी छोड़ने नहीं आया, मैं पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है या मैं आपसे वज़ारत-उज़्मा मांग रहा हूँ। मैं वज़ारत-उज़्मा तो मांग ही नहीं रहा, ना मैंने वज़ारत-उज़्मा के लिए ये पॉलिटिक्स की है। मैं तो तब्दीली के लिए कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, वज़ीर-ए-आज़म बनना था वो भी बन गया, लेकिन मैं पार्टी भी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी की लीडरशिप भी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी की क़यादत मेरे पास रहेगी, नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा, किसी भी सूरत में मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। मैं यहाँ रह के लड़ूंगा, यहाँ रह के अपनी जिद्दोजहद करूंगा, पीसफुल जिद्दोजहद करूंगा। और उन्होंने चैलेंज किया है कि लाएं, आपके पास क्या सबूत है कि 9 मई के वाक़यात में हम मुलव्वस हैं। ये उन्होंने कहा कि ये पहले से कैसे हो सकता है कि जनाब एक वाक़या होता है और उसके अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर हज़ारों लोगों को मुल्क भर से उठा लिया जाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा कि सारी पेशकशें सारी मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है, इक़्तिदार मेरी कमज़ोरी नहीं है, वज़ारत उज़्मा मेरी कमज़ोरी नहीं है, मेरी कमज़ोरी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए मैं लड़ता रहूँगा। इमरान रियाज साहब के बारे में हम भी कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब जहाँ भी हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उनको उनके उनके घर तक पहुँचाया जाए, उनके बीवी बच्चों को, उनके वालिदैन परेशान, उनको दिया जाए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि उनको गायब किया हुआ है और वो लापता हैं, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम भी यही कहेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उनको रिलीज़ करें जी। कोई ऐसा क़यामत नहीं आई हुई, अल्लाह माफ़ करे, और अपने नैरेटिव को तगड़ा करें और अपना नैरेटिव को लेके आएँ और बेशुमार हैं, 4-5 लोगों को छोड़ दें, बाकी तो कोई हज़ारों की तादाद में आपके पास पूरी की पूरी फोर्स है, उसके ज़रिए आए, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद मैदान में आए और अपना नैरेटिव दे। सारे के सारे टीवी चैनल जो उनके पास हैं, सारे फोरम जो उनके पास हैं, वो आएँ। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने आज उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज की कॉल उन्होंने दोबारा दे दी है। पुरअमन एहतजाज की कॉल उन्होंने दोबारा दे दी है। उन्होंने कहा कि 19 मुकदमात हैं, किसी भी मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी प्रेशर डाला जा सकता है, और अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, जेल की कालकोठी से नहीं डरता। मेरी जो जद्दोजहद है ये जारी और सारी रहेगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी के लिए मैं तैयार हूँ, कल मैं घर से निकलूँगा, आज तैयार होकर निकलूँगा, लिहाजा देयर इज़ नो ऑप्शन कि मैं कंप्रोमाइज़ करूँ और मैं बैरून मुल्क जाके, उन्होंने कहा बैरून मुल्क मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, सब कुछ पाकिस्तान में ले आया था और मैंने तो पाकिस्तान में रखा हुआ है सब कुछ, और बैरून मुल्क मेरा कुछ नहीं है, लिहाजा इसका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल जी देखते हैं क्या बनता है। सिचुएशन जो है बड़ी दिलचस्प है। मैं फिर ये कहूँगा कि फासले कम करें, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान फासले कम करें, और ये जो दुश्मनी वाला माहौल है ना रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, ये दुश्मनी वाला माहौल नहीं होना चाहिए। ये कोई हम इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है फैज़ाबाद जो है, ये जिस तरीके से ये कोई पाक भारत बाउंड्री नहीं है फैज़ाबाद, और ये पाक भारत इलाके नहीं है इंडिया और इस्लामाबाद और पिंडी के, ये जिसमें एक तरफ भारत बैठा है और एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज बैठी है, ये नहीं है। इसलिए एक तरफ इंडियन है और एक तरफ पाकिस्तानी बैठे हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा मुल्क को। अपनी ज़ात से निकलें, ज़ातियात से निकलें, ज़ात से निकलें, बुग़्ज़, इंतकाम, हसद, ये सारी चीज़ों निकलें, बात करें
خان صاحب نے کل بھی کہا، آج بھی کہا، اور وہ یہ باتیں روز سے کر رہے ہیں. اب یہ طریقہ نہیں ہے، آئی تھنک درست طریقہ نہیں ہے کہ کٹی کر کے بیٹھ جائیں اور بات ہی نہ کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.